एवरीवन, वेलकम टू गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। सो गाइस, आज हम बायोमोलिक्यूल्स के अंदर नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं दैट विल बी रिलेटेड टू द नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। तो बेसिकली आपने ये देख लिया था कि जितने भी एंजाइम होते हैं उनके पास एक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है। ठीक है, अब सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट जब बन जाती है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो जो मॉलिक्यूल होता है दैट बिकम्स हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हुआ एक्टिव साइट के ऊपर, तो क्या होगा कि एक इंटरमीडिएट स्टेज आपको मिलेगी। इंटरमीडिएट स्टेज का नाम क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स जो होता है काफी शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब इसकी जो लाइफ होती है दैट इज वेरी शॉर्ट, and dissociate into its product P and the unchanged enzyme with intermediate formation of enzyme product EP complex। ये देखो, एंजाइम और सबस्ट्रेट में रिएक्शन हुई, ES कॉम्प्लेक्स बना, फिर उसके बाद क्या हुआ, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना। ये दोनों स्टेज काफी छोटे टाइम के लिए हैं और उसके बाद एंजाइम अलग हो गया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अलग हो गया। ओके, अब catalytic cycle of enzyme action can be described in the following steps। तो अभी जो चीज आपने पढ़ी उसमें आपके पास 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले स्टेप में सबस्ट्रेट क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है एंजाइम के साथ। मतलब कि सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड कर रहा है, मतलब वो उसकी एक्टिव साइट पे अटैक कर रहा है। ये हो गया आपके पास पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप। अब क्या होगा, जैसे ही एक्टिव साइट पे फिटिंग स्टार्ट होगी, फिट होगा वो, तो बाइंडिंग जो होगी सबस्ट्रेट की वो एंजाइम को उसकी शेप ऑल्टर करने के लिए बोलेगा। क्यों बोलेगा, फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, ताकि वो उसके साथ अच्छे से बाइंड अप हो सके। फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम नाउ इन क्लोज proximity of the substrate break the chemical bond। अब क्या होगा, एक्टिव साइट के साथ अटैचमेंट हो गई, अब केमिकल बॉन्ड का टूटना स्टार्ट होगा। किसके केमिकल बॉन्ड का, सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड का टूटना स्टार्ट होगा और एक नया कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा जिसे आप इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बोलोगे। क्या बोलोगे, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। ओके, और इस कॉम्प्लेक्स का नाम होगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। एंजाइम जो होगा, जो प्रोडक्ट बन चुका है, उसके रिएक्शन में उस प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट। और जो एंजाइम आपका फ्री होगा वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होने के लिए अगेन तैयार होगा। अब इससे क्या होगा, ये जो कैटालाइटिक साइकिल होगी ये अगेन एंड अगेन रिपीट होती रहेगी। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को ऑल्टर करेंगे। देखो, द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय चेंज इन कंडीशन विच कैन ऑल्टर द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कौन सी कंडीशन, जो कि टर्शरी स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती हैं। ठीक है, इनके अंदर सबसे पहला जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज योर टेम्परेचर एज वेल एज पीएच। एंजाइम जनरली फंक्शन इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। एंजाइम कैसे उसमें वर्क करते हैं, नैरो रेंज के अंदर। ठीक है, एंड पीएच भी उनकी नैरो रेंज ही होती है। ईच एंजाइम शोज इट्स हायर एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर एज वेल एज ऑप्टिमम पीएच। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर पीएच पे अपना काम करते हैं। उस टेम्परेचर को और उस पीएच को आप नाम देते हो ऑप्टिमम टेम्परेचर एज वेल एज ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। ओके, एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड अबव द optimum value. Low value preserves the enzyme in a temporary inactive state, whereas higher temperature destroys enzymatic activity because proteins are denatured by heat। तो क्या होता है कि अगर आप ज्यादा टेम्परेचर दे दोगे तो जो प्रोटीन होगा उसका स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप उसको हीट कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर डीनेचर हो रहा है दैट मीन्स उसका जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। ओके, अब
एनसीईआरटी के अंदर आपके पास दो ग्राफ दे रखे हैं, ये दोनों ग्राफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही पीएच का क्या चेंज हो रहा है एज वेल एज टेम्परेचर का क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक सी ग्राफ है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ना पूछा जा चुका है। केएम और वी मार्क्स के बीच में ग्राफ बता दीजिए, ये हमेशा पूछा जाता है, तो ये ग्राफ आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट की जब हम बात करते हैं, विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस राइजेस एट फर्स्ट। तो क्या होगा, जो वेलोसिटी होगी एंजाइमेटिक रिएक्शन की वो इंक्रीज करती जाएगी। द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेज अ मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स, और क्या होगा कि रिएक्शन जो होगी एक मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच जाएगी, और इसके बाद आप उसे फर्दर इंक्रीज नहीं करा पाओगे। क्यों नहीं करा पाओगे, क्योंकि दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एंजाइम के मॉलिक्यूल्स कम है देन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, एंड आफ्टर सेचुरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स देयर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स। और जब आपका यहाँ पे सेचुरेशन हो जाएगा तो कोई भी एंजाइम का मॉलिक्यूल फ्री नहीं रहेगा ताकि वो बाइंड कर पाए, ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज ऑल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स। अब आपको पता है एंजाइम है, एंजाइम क्या है, एंजाइम सिंपली आपके बायोलॉजिकल बॉडी के अंदर जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, आप बोल सकते हो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बायोलॉजिकल बॉडी के अंदर मिल रही हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के अंदर मिल रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ स्पेसिफिसिटी भी शो करते हैं विद रिलेटेड टू द केमिकल्स, ठीक है। अब व्हेन द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल शट्स ऑफ, जब ये बाइंडिंग शट ऑफ होती है एंजाइम एक्टिविटी से, तो इसे आप बोलते हो इनहिबिशन। इनहिबिशन का मतलब क्या होता है, इनहिबिशन का मतलब होता है किसी भी चीज को रोकना, ठीक है। और जो केमिकल ये बाइंडिंग को रोक रहे हैं उससे आप क्या बोलोगे, इनहिबिटर। When the inhibitor closely resemble the substrate in its molecular structure, जब क्या होता है, जब मान लो अगर कोई इनहिबिटर सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को कॉपी कर रहा है, मतलब उससे सिमिलैरिटी शो कर रहा है, अगर वो सिमिलैरिटी शो कर रहा है दैट मीन्स आप उसे क्या बोल सकते हो, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। अब देखो बहुत सारे एंजाइम्स ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर आप बोल सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, बहुत सारे एंजाइम्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर बांटा गया है। कैसे, उनकी रिएक्शन के बेसिस पे कि वो कैसे रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, इस बेसिस पे हमारे पास एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लास। कितनी क्लासेस हैं, 6, with 4 to 13 subclasses named accordingly by 4 digit number, और फिर 4 से लेके 13 तक आपके पास यहाँ पे क्लासेस हैं अकॉर्डिंग टू दी, एंड उनका नाम कैसे कर रहे हो, 4 डिजिट नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो एक एक करके हम लोग इनकी क्लासेस देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास है ऑक्सीडो रिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेसिस। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है, ऑक्सीडो रिडक्टेज का अनदर नेम क्या है, तो दैट इज डिहाइड्रोजिनेसिस, ठीक है। एंजाइम विच कैटालाइजेस ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट S एंड S', क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीडाइज और रिडक्शन दोनों हो रहा है, ठीक है। सेकेंड आपके पास है ट्रांसफेरेजेस, एंजाइम कैटालाइजिंग अ ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप, क्या होगा, ट्रांसफेरेजेस क्या करेंगे, आपका ट्रांसफेरेजेस एंजाइम जो होंगे दैट विल ट्रांसफर अ पार्टिकुलर ग्रुप हाइड्रोजन के अलावा, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे S सबस्ट्रेट के साथ ग्रुप लग रहा है, ठीक है। फिर आपके पास दूसरा सबस्ट्रेट है S', रिएक्शन हुई, रिएक्शन में क्या हुआ, सिंपल सबस्ट्रेट 1 तो रह गया और सबस्ट्रेट 2 जो था S' जो था उसके साथ आके ग्रुप अटैच हो गया, मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। और ये ट्रांसफर किसने किया, ट्रांसफेरेजेस ने। फिर थर्ड आपके पास है हाइड्रोलेसिस। अब देखो हाइड्रोलेसिस मतलब नाम से पता चल रहा है एंजाइम कैटालाइजिंग द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ईथर, पेप्टाइड एंड ग्लाइकोसिडिक कार्बन हैलाइड एंड PN बॉन्ड्स, ठीक है। लाइएजेस, नेक्स्ट क्या है आपके पास, लाइएज। अब लाइएज क्या करेंगे, एंजाइम दैट कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन द हाइड्रोलाइसिस लीविंग डबल बॉन्ड, ठीक है।
यहाँ पे क्या होगा, लाइजेस जो होंगे, जो सबस्ट्रेट जो आपका ग्रुप अटैच होगा उन दोनों को अटैच कर देंगे और जो आपके पास डबल बॉन्ड वाले कार्बन होंगे उनको अलग कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ, हमारे पास जो आ गया है दैट इज आइसोमेरेसिस। आइसोमेरेसिस की अगर आप बात करते हो, इंक्लूड्स ऑल एंजाइम्स कैटालाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल एज वेल एज जियोमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर्स। तो आइसोमेरेसिस क्या करेंगे, आपके पास जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, स्टीरियोकेमिस्ट्री में जितने भी इंटर कन्वर्जन होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, जियोमेट्रिक आइसोमर्स होते हैं, इनके कन्वर्जन को ये आइसोमेरेसिस रेगुलेट करते हैं। फिर लास्ट आपके पास यहाँ पे समझाया गया है लाइगेजेस। लाइगेजेस की अगर आप बात करते हो, एंजाइम कैटालाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स। अगर दो कंपाउंड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ना है, क्या काम करते हैं ये, जॉइनिंग का। अगर जोड़ना है तो आप क्या यूज करोगे, लाइगेजेस। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स की बात करते हो तो एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स। आपको पता है एंजाइम एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती हैं वो एंजाइम्स का फॉर्मेशन करती हैं। There are a number of cases in which non-protein constituents called cofactors are bound to the enzyme to make enzyme catalytically active। देखो अब यहाँ पे क्या आ गया आपके पास इंपॉर्टेंट लाइन की कोफैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एंजाइम के साथ जुड़ जाते हैं ताकि एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज हो सके, एंजाइम कैटालाइटिकली एक्टिव हो सके। तो ऐसे कंपाउंड्स को आप नाम देते हो कोफैक्टर। ओके, अब इन दीज इंस्टेंसेस द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एपोएंजाइम, और जो प्रोटीन पोर्शन होगा उसे आप नाम दे देते हो एपोएंजाइम। दैट मींस नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट को नाम देते हो कोफैक्टर और प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट को नाम दे देते हो एपोएंजाइम्स। 3 काइंड्स ऑफ कोफैक्टर में बी आइडेंटिफाइड। अब 3 टाइप के आपके पास कोफैक्टर्स गिवन है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटालाइन। ठीक है, अब देखो एक एक करके तीनों चीजों को आपको यहाँ पे समझाया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप की। प्रोस्थेटिक ग्रुप की अगर आप बात करते हो, ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको आप अदर कोफैक्टर्स के साथ डिस्टिंग्विश कर सकते हो। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द other cofactors in that they are tightly bound to the apoenzymes। देखो क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हैं यहां से। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या करेगा, टाइटली बाउंड रहता है एपोएंजाइम के साथ। फॉर एग्जाम्पल इन peroxidase and catalase which catalyzes the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen। peroxidase क्या करता है कि ये आपका ब्रेकडाउन कर देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन के अंदर। हीम एक ऐसा प्रोस्थेटिक ग्रुप है दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन योर ह्यूमन बॉडी। ठीक है, एंड इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। सेकेंड हम बात करते हैं अबाउट कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स की बात करते हो तो कोएंजाइम्स भी क्या है, ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बट देयर एसोसिएशन विद द अपोएंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट, यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालाइसिस। मतलब यहाँ पे ये केवल और केवल ट्रांजिएंट फेज के दौरान बनेंगे। Furthermore, coenzymes serve as cofactor in a number of different enzyme catalysis reaction। Essential component की बात करते हो, chemical component की बात करते हो तो that is vitamins। क्या है essential components coenzyme के, vitamins। Example हो गया coenzyme nicotinamide and adenine dinucleotide जिसे आप बोलते हो NAD and NADPH। ठीक है, इनके अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन नियासिन। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अ नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर्स मेटालाइंस। अब आप किसकी बात कर रहे हो, मेटालाइंस की। फॉर देयर एक्टिविटी विच फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। अब क्या होता है एंजाइम के साथ जो मेटालाइंस की अगर आप बात करते हो तो वहां पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है विथ साइड चेन एट द एक्टिव साइट एंड सेम टाइम फॉर वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट। एग्जाम्पल क्या है मेटालाइन का, जिंक हो गया आपका। जिंक एक ऐसा कोफैक्टर है फॉर द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज। कार्बोक्सीपेप्टिडेज के लिए आपके पास जिंक इन्वॉल्व होता है, मेटल आयन। ठीक है, कैटालाइटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम। क्या होगा, कैटालाइटिक एक्टिविटी कब लॉस्ट हो जाएगी, जब आप कोफैक्टर को निकाल दोगे किसी भी एंजाइम से। विच टेस्टिफाइज
that they play a crucial role in the catalytic activity of the enzyme. और लास्ट लाइन के साथ ही आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा ऐसा क्रूशियल फैक्टर है, या आप बोल सकते हो कौन एक क्रूशियल रोल प्ले करता है कैटालाइटिक एक्टिविटी में, तो दैट इज व्हाट, कोफैक्टर्स. ठीक है, अगर कोफैक्टर लॉस्ट हो जाएगा तो कैटालाइटिक एक्टिविटी लॉस्ट हो जाएगी. ओके, सो दिस इज अबाउट योर बायोमोलिक्यूल्स. और बायोमोलिक्यूल्स हमने यहाँ पे इसी के साथ कंप्लीट कर लिया है. ओके, सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा. काफी आसान चीजें हैं. लास्ट वाला पोर्शन जो हमने देखा है यहाँ पे, ये वाला जो आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप था, कोएंजाइम्स था, एज वेल एज मेटालाइन्स थे, ये तीनों आपको याद रखने हैं. इनके अंदर जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना, इसके साथ साथ विटामिन किसका कंपोनेंट है, एज वेल एज मेटालाइन कौन सा यूज में आ रहा था कार्बोक्सीपेप्टिडेज में, दैट वाज जिंक. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं. और इसके साथ साथ ऊपर की साइड आपने जो यहाँ पे ग्राफ देखा था, दैट वाज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये ग्राफ आपको याद रखने हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस. आई होप लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा. टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी. थैंक यू वेरी मच.